आज 2024 की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हिमाचल गुजरात के साथ 2024 का भी रुझान आ गया है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का नतीजा आ गया है। बीजेपी ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने शानदार जीत हासिल की है। बाकी दूसरे कैंडिडेट इसके पीछे रहे हैं। इस उपचुनाव में मोदी मैजिक खुलकर दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी के करिश्मे को वोटरों ने सराहा है। हम आज के अपने इस शो में पूरी डिटेल आपको बताएंगे कैसे बीजेपी ने आने वाले 2 साल के चुनाव में जीत की झलक आज ही दिखा दी है। सबसे पहले आपको उपचुनाव का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। बीजेपी ने 4 सीटों पर अपना दबदबा साबित कर दिया है। आरजेडी को बिहार में 1 सीट मिली, लेकिन वहां भी बीजेपी के साथ 50-50 की टक्कर देखने को मिली। उद्धव की शिवसेना ने 1 सीट जीती क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था। तो तेलंगाना में 1 सीट टीआरएस के खाते में गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट की लकीर छू तक नहीं पाए। आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी को 4 सीट, आरजेडी को 1 सीट, शिवसेना गुट जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट वापस लिए थे वो 1 सीट, ऋतुजा लटके वाली। इसके अलावा टीआरएस को 1 सीट, कांग्रेस को सीट नहीं मिली, समाजवादी पार्टी के खाते में भी 0 और बीजेपी डी के खाते में भी 0 सीट। यानी कि बीजेपी के आंकड़े के सामने, बीजेपी के मैजिक के सामने कोई भी पार्टी ठहरती नहीं दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश में योगी का मैजिक भी खूब चला। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया। छोटी काशी कही जाने वाले गोला गोकर्णनाथ में जीत का शानदार जश्न मन रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत मान रही है। बता दें, इस सीट पर बीजेपी के अमन गिरी ने 34,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसी का जश्न आतिशबाजी के साथ मनाया जा रहा है। अमन गिरी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के साथ था। अमन गिरी को 1,24,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि विनय तिवारी को केवल 90,000 वोट हासिल हुए। इस जीत के बाद गोला गोकर्णनाथ में जश्न शुरू हो गया है। आतिशबाजी की जा रही है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें, जहां पर दिवाली के बीत जाने के बाद भी दिवाली जैसा माहौल है। 6 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को बंपर जीत मिली है। एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के खाते में। बिहार में 1 सीट बीजेपी को मिली, 1 सीट आरजेडी को, लेकिन जो सीट आरजेडी जीती है मोकामा वाली सीट, उस सीट पर भी 50-50 की टक्कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का मैजिक फिर से देखने को मिला है और साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के सामने टिक पाना दूसरी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और उसकी तस्वीर आज के उपचुनाव में सामने आ गए। बहरहाल थोड़े ही दिन में हिमाचल और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उसकी तस्वीर भी आप एक तरह से एक रुझान की तरह आप इसे देख सकते हैं। वहां पर भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस एट पार रह सकता है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में भी 119 सीटें गुजरात में बीजेपी को इस बार मिलती दिख रही हैं, जो पिछले बार से 20 सीटें ज्यादा हैं। और इसके संकेत आज के बाय इलेक्शन रिजल्ट से भी मिल रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया है। 7 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। रुचि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़े, सचिन चौधरी हमारे साथ मुंबई से हैं, सुरेखा अबूरी हमारे साथ हैदराबाद से हैं। रुचि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। गोला गोकर्णनाथ में एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। इसे संकेत माना जा रहा है आने वाले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। अगले साल भी कई स्टेट्स में चुनाव है, फिर 24 का चुनाव भी है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, उसके कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त जोश है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, दोबारा उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बनाने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ और जो आजमगढ़ में लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी पहले जीत गई थी। अब गोला गोकर्णनाथ की ये सीट बीजेपी जीती है, तो ज़बरदस्त उत्साह है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में भी जो 2 बाई इलेक्शंस मैनपुरी और रामपुर में होने वाले हैं, वहाँ बीजेपी जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा, जो आज की जीत है। तो गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी के सामने ये चुनौती थी, क्योंकि ये उसकी सीट थी। वहाँ से पिछले 2 बार से अरविंद गिरी जीत रहे थे बीजेपी के टिकट से, और अरविंद गिरी का निधन हो गया था। उनके बेटे अमन गिरी चुनाव मैदान में थे। तो ये जीत बीजेपी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं उनका उत्साह बढ़ाने वाली है, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाली है। और आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने वाली है कि अगर मेहनत करोगे तो जीत दूर कहीं नहीं रहने वाली। तो एक हालांकि है उपचुनाव, लेकिन इसको बीजेपी ने एक बड़े चुनाव की तरह लड़ा। चाहे टिकट देने का बात हो, चाहे कैंपेन कमेटी हो,
फिर योगी आदित्यनाथ को वहाँ सभा करते हमने देखा, दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ सभा करने गए, योगी सरकार के कई मंत्री गए वहाँ प्रचार करने के लिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो 4-5 दिन वहीं गोला गोकरणनाथ में रहे। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में सरकार है योगी आदित्यनाथ की और केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन इस बाई इलेक्शन को लेकर भी बीजेपी ने ज़रा सी भी ढिलाई नहीं की, जबकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई इस चुनाव में। बिल्कुल। और नीतीश हमारे साथ पटना से हैं। नीतीश, एक सीट पटना, बिहार में एक सीट बीजेपी जीत गई, एक सीट पर कांटे की टक्कर रही, यानी कि बीजेपी के लिए अगर देखें तो बिहार से भी अच्छे संकेत हैं और आरजेडी और जेडीयू के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ने जब से साथ छोड़ा था बीजेपी का, बीजेपी को इस बात का डर जरूर रहा होगा कि उनके लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, और पहले 2015 में वो दिखा भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये राहत की बात बीजेपी के लिए इस चुनाव में, क्योंकि आप देखिए मोकामा के जो नतीजे हैं, अनंत सिंह को जितना वोट पिछली बार आया था आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर, उतना ही वोट इस बार भी आया है। पिछली बार वो आरजेडी के उम्मीदवार थे, सामने जेडीयू का उम्मीदवार था, इस बार नीतीश कुमार का साथ है, बावजूद आंकड़े नहीं बढ़े, इसलिए बीजेपी के लिए राहत की बात है। और यही कारण है कि पिछली बार 35,000 से जीते थे अनंत सिंह, और इस बार इनका मार्जिन सीधे आधा हो गया है। तो नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद भी यदि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो बीजेपी निश्चित रूप से अपने लिए राहत की बात कह सकती है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की पकड़ जो है, यदि हम सामाजिक समीकरण के लिहाज से करें तो जो अति पिछड़ी जातियों का वोट है, करीब 127 जातियां हैं, 35% आबादी है, यदि ये एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल होगी। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है, और जो पहले के चुनाव में दिखा भी है, कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी आए हैं, ये जो अति पिछड़ा वोट है, जो 127 जातियां जिसमें है, जो एक बड़ा वोट है, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ है। तो इसलिए असली लड़ाई इसी बात की थी कि ये अति पिछड़ी जातियों का वोट किधर जाता है। तो अब इस चुनाव में एक संकेत जरूर मिला है कि बीजेपी के पास वो वोट है, नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से नहीं है। और गोपालगंज के नतीजों को भी यदि आप देखें तो वहां भी जीत का मार्जिन भले कम है, लेकिन जब नीतीश लालू साथ आए, बावजूद जो है वो सीट बीजेपी बचाने में कामयाब रही है। हालांकि दूसरे फैक्टर भी हैं, वहां पर शहाबुद्दीन के परिवार की जो नाराजगी है वो कहा जा रहा है कि एक बड़ा वजह रही, क्योंकि जो ओवैसी के उम्मीदवार को 12,000 वोट मिले हैं, उसमें शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी एक बड़ा वजह है। और दूसरी बात, जो एक नया प्रयोग किया आरजेडी ने, एक वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आरजेडी को कामयाबी मिली है। तो इस वजह से मार्जिन जरूर कम हुआ, लेकिन आखिरकार बीजेपी को जीत मिल गई। बिल्कुल एक बड़े संकेत है बिहार के लिहाज से भी और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी। मुंबई और हैदराबाद का रुख करें। बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं, इसी पर हम बातचीत करें। हम तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, सुरेखा अब्बूरी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुरेखा, बीजेपी ने तेलंगाना में काफी जोर लगाया है पिछले कुछ समय में, क्या इस इलेक्शन में, इस रिजल्ट में बीजेपी का इंपैक्ट नजर आता है, या बीआरएस के लिए एक तरफा जीत रही है? जी देखिए, हम टीआरएस की अगर बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इस वक्त का अगर मैं आपको अपडेट देता हूँ तो करीब 7,000 के ऊपर का जो है वो मार्जिन दिख रहा है और लीड भी दिख रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे जो आज का जो उपचुनाव का जो नतीजा आए हैं उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो समझ में सीधी बात यही है कि टीआरएस के लिए अब तक कोई कड़ा मुकाबला जो है वो नहीं दिख रहा था, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक एक करके जो है पिछले जो उपचुनाव हुए थे उसमें लगातार हार भी हो रही थी टीआरएस के लिए, और तो ये काफ़ी अहम हो रहा था कि किसी भी तरीके से वो इस कम से कम उपचुनाव में जीते, और इसके लिए उसने जी तोड़ कोशिश लगाई है। और आप ये समझ सकते हैं कि पूरे टीआरएस के जितने विधायक थे और जितने मंत्रीगण हैं सभी के सभी पिछले एक महीने से हर एक गांव में वो मुनगोड़ा में रहे और पूरे एक महीने से जो है वहीं पर रहे और उनके कार्यकर्ता वहां पर है। यानी कि पूरे राज्य भर के जो टीआरएस के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, एमएलसी और यहाँ तक के सांसद भी सब के सब अगर मुनगोड़ा में जुटे हैं तो वो उनके लिए जीत कितनी अहम थी ये समझ में आती है। और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए जिस तरीके से जो हम देख पा रहे थे कि अभी कुछ देर पहले तक जब हम बीजेपी के दफ्तर में थे तब वहां पर पंडित संजय और बाकी लोग भी थे, लेकिन अब वो भी वहां से चले गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ये मानकर चल रही है कि भले ही ये जीत टीआरएस की है, लेकिन नैतिकता के आधार पर और धर्म के आधार पर जीत बीजेपी की हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जहां तक दूसरे नंबर पर भी जो है अब कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है साफ तौर पर। तो बिल्कुल ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं दिख रही है, बीजेपी दिख रही है। और बीजेपी ने जिस तरह से मेहनत की है उसके अगर हम उसके एवज में देखें तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि बीआरएस की जीत हुई है, बीआरएस के लिए जरूरी जैसे कि आप बता रही हैं। महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की जीत हुई है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे आपको नजर आ रहे हैं और मशाल
छाप पर इस बार उनको चुनाव चिन्ह मिला था, मशाल चुनाव चिन्ह पर उनकी जीत हुई है और इस जीत को बड़ी जीत बता रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो नोटा के वोट पड़े हैं वो बाकी पार्टियों के वोट हैं और ऋतुजा लटके की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। और ये भी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां ये जान ले कि मशाल अब जल चुका है और मशाल भड़क उठी है और ये जो जीत है वो अब इससे भगवा और ज्यादा लहराएगा। इस तरह की बयान थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे देते नजर आए, एक बार फिर से भगवा की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ उन्होंने कोलिशन किया था उसके बाद से बहुत उनकी पार्टी के अंदर नाराजगी थी। उसके बाद हमने देखा उसका नतीजा क्या हुआ, शिंदे गुट अलग हो गया और पार्टी दो धड़ों में बंट गई। लेकिन एक बार फिर से उत्साहित दिख रहे हैं, यहाँ पर फूल देकर ऋतुजा लटके को सम्मानित करें। ऋतुजा लटके जो है वो अंधेरी ईस्ट से चुनाव जीत गई हैं, उपचुनाव में उनका वो विजयी हुई हैं और उनकी जीत हुई है और उनको यहाँ पर फूल भेंट करते हुए दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट जश्न मना रही है। उद्धव ठाकरे ऋतुजा लटके का सम्मान कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनको बुके देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट इसे बड़ी जीत मानकर चल रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने इस सीट पर अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था। हमारे साथ सचिन लगातार मुंबई से बने हुए, उनके पास चलेंगे। सचिन, उद्धव इसे बड़ी जीत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भगवा लहराएगा और मशाल जो है वो भड़क उठी है। इसके क्या मायने हैं? क्या उद्धव ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये जीत उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी को, उनके गुट को और ज्यादा पंप करेगी? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जो है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से उनकी जो मॉरल इस वक्त जो डाउन हुआ था, जिस तरह से पार्टी में बगावत हुई थी, पार्टी में जिस तरह से फूट नजर आई, उसके बाद सत्ता चले गई, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं मायूसी थी और उस मायूसी को अब उद्धव ठाकरे आने वाले टीएमसी चुनाव के लिए जो है कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहते हैं और इसी रूप में उनका ये बयान है। उनका ये कहना है कि जो उन्हें वोट मिले हैं, भले ही बीजेपी का कैंडिडेट उन्होंने पीछे ले लिया हो, लेकिन अगर ये तीनों पार्टियां भी मिलकर चुनाव लड़ती तो उन्हें इतने ही वोट मिलते। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी के कारण ही जीत बहुत आसान हुई है। बीजेपी का ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को कांग्रेस, एनसीपी और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां थे उनका भी सपोर्ट था। इस चुनाव में उनके सामने कोई भी नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, नामांकित पार्टी नहीं थी। इसके बावजूद 15% अगर नोटा के वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जरूर दिखाते हैं। और अब बीजेपी का कहना है कि जब बीएमसी के चुनाव होंगे तो उसमें वो दिखा देंगे कि आखिर जनता किसके साथ है। बिल्कुल, लेकिन बाई इलेक्शन, सचिन, ये बाई इलेक्शन के रिजल्ट में एक बात और साफ हो गई है। लखनऊ चलते हैं रुचि कुमार के पास। रुचि, एक बात और साफ हो गई है, ये सो कॉल्ड विपक्ष की ताकत की बात हमेशा होती रहती है, जिसमें अभी की जो बाई इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसकी पार्टियों को अगर हम ले लें, उसमें एसपी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेडी है, इसके अलावा बीआरएस, जिनको टीआरएस पहले जाना जाता था, बीआरएस के नाम से जान रहे हैं। 5-6 पार्टियां जो कुल मिलाकर 3 का स्कोर कर रही हैं और बीजेपी अकेले 4 का स्कोर कर रही है। इसे 2024 के नजरिए से कैसे देखा जाए? जी हाँ, देखिए, इसको लेकर बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि उसका कहना है कि 2024 में अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी 80 का लक्ष्य लेके चल रही है, यानी 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट बीजेपी का है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, आज गोला गोकर्णनाथ आया, इसके पहले जो 2 बाई इलेक्शंस थे, रामपुर और आजमगढ़ के जो नतीजे आए, उसके बाद आगे की राह उनको आसान दिख रही है। उनको लग रहा है कि 2024 में वो फिर से जो परफॉर्मेंस थी पिछली बार उससे अच्छी परफॉर्मेंस वो करेंगे। इसके पीछे वो बड़ी वजह बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2012 में जब यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार बनी, फिर 2014 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री मोदी बने और तब से बीजेपी ने जो ओबीसी और दलित वोट है उस पर सेंध लगाने का काम शुरू किया। तो 2014 में भी उनको कामयाबी मिली, फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिली, 19 के लोकसभा चुनाव में मिली, 22 के विधानसभा चुनाव में मिली। अब बीजेपी का टारगेट मुस्लिम वोट है, खासतौर से पिछड़े जो मुसलमान हैं उनको टारगेट बीजेपी कर रही है कि वो भी बीजेपी की तरफ आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, जिससे बीजेपी अपनी सीट पिछली बार से बढ़ा सके। बिल्कुल, और ये भी जो मैं आपसे लगातार ये जिक्र कर रहा हूं कि हमारे साथ पटना से नीतीश भी बने हुए। नीतीश, अगर हम आरजेडी और जेडीयू के कोलिशन की भी बात कर लें, लेकिन मोकामा में 50-50 की टक्कर रही और गोपालगंज की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई, यानी वहां पर भी अगर 2 पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के मुकाबले में उनका भी जो वजन है वो थोड़ा हल्का दिख रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। और यही राहत की बात होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का एक साथ आना निश्चित रूप से एक नया समीकरण और जातीय गठजोड़ जो है एक बड़ा गठजोड़ हो जाता है। और जैसा कि 2015 में वो प्रयोग दिखा भी है, सफल भी रहा था। तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव में कहें कि कई संदेश भी हैं और दोनों घटक दलों के लिए इसमें संदेश छिपे हुए हैं। बीजेपी के लिए संदेश ये है कि उनको अपने नए साथियों को जोड़ना होगा और जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जिस पर नीतीश कुमार की पकड़ मानी जाती है, जिस पर वो दावा करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ना होगा। कुछ हद तक उपचुनाव में ऐसा दिखा भी है। और इसके अलावा जो लवकुश वोट बैंक है, जिससे नीतीश कुमार खुद जुड़े हुए हैं, उसमें सेंधमारी करनी होगी, क्योंकि बिहार की जो लड़ाई होगी वो जातीय गठजोड़ की लड़ाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए ये सारे होमवर्क जो है बीजेपी को करने होंगे। दूसरी बात जो महागठबंधन के लिए सबक है वो ये कि उनको A to Z की पार्टी बनकर दिखाना होगा। MY की जो पार्टी है मुस्लिम यादव की, उसका प्रयोग जो है वो गोपालगंज में बहुत सफल दिखाई नहीं दिया। ओवैसी की पार्टी ने वहाँ 12,000 वोट ले लिए हैं और जो यादव वोट है उसमें भी थोड़ी बहुत सेंधमारी हुई है। ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। पिछली बार साधु यादव खड़े थे, 45,000 वोट लिया था और इस बार उनकी पत्नी को बहुत कम वोट मिले हैं। यही वजह है कि जीत का मार्जिन इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कई जो संदेश हैं, जो संकेत हैं, वो छिपे हुए हैं इस उपचुनाव के नतीजे में। और जाहिर है महागठबंधन और NDA दोनों के लिए इसमें सबक है और संदेश है। बिल्कुल, धामनगर में बीजेपी जीत गई है। ये बड़ा एक आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा संकेत कह सकते हैं आप इसे। हमारे साथ सचिन लगातार मुंबई से बने हुए हैं, हैदराबाद से हमारे साथ सुरेखा बनी हुई। सुरेखा, आप बता रही थी कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है तेलंगाना में। और तेलंगाना में अगर हम बात करें कि वहां पर जिस तरह से कांग्रेस का पकड़ रहा है, उसमें अब जो TRS ने जिस तरह से मेहनत की, उसमें बीजेपी का नंबर 2 पर आना, ये वहां के भी समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं, ये दर्शाता है। सुरेखा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये भी समझने वाली बात है कि दरअसल मुनगोडु जो इलाका है ये पूरा कम्युनिस्ट का इलाका रहा है, जहाँ पर वामपंथियों की पकड़ ज़्यादा रही है। और इसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से इस बार जो कांग्रेस की तरफ से जो कंटेस्टेंट है पालवाई श्रवंती, उनके पिता पालवाई गोवर्धन रेड्डी 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और इस बार क्योंकि पिछली बार अभी जो बीजेपी में आए हैं कांग्रेस की तरफ से राजगोपाल, वो भी जो है पिछली बार जीते थे। तो लेकिन इस बार जो है समीकरण इस तरीके से बदले कि TRS के साथ में जो है वामपंथियों का समर्थन मिल गया। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तभी से मान कर चल रहा था, ये कहीं ना कहीं TRS के लिए काफ़ी अहम होने वाला है और काफ़ी हिम्मत जो है उनको बल देगा। क्योंकि वामपंथियों के लिए जो वहाँ की जो खास कर जो मुनगोडो में कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से वामपंथियों के समर्थक है, तो वो समर्थन जो है TRS को मिला है इस वक्त में, ये साफ दिख रहा है। लेकिन इस बारे में क्या कुछ TRS कहती है और क्यों इतना जोर लगाया और कितना अहम है TRS के लिए ये, क्योंकि ये एक आखिरी चुनाव होगा लगभग मान के चले तो जो TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अगला जो चुनाव होगा वो BRS भारत राष्ट्र समिति के नाम से जो है ये पार्टी लड़ने जा रही है। तो ये आखिरी चुनाव कितना अहम रहा और इसके लिए उन्होंने अपने सारे मंत्री और विधायक क्यों इस एक उपचुनाव के लिए लगा दिए, इसके बारे में बात करने के लिए कुछ देर में यहाँ पर जो है KT रामाराव जो KCR के बेटे भी हैं और खुद मंत्री हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से जो है मुनगोडु में जीतोड़ जो है कोशिश लगाई थी और प्रचार के लिए पूरी तरीके से उतरे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 5 बजे के आसपास लगभग होने वाली है, तो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगी, उसकी तैयारियां हो रही है। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से TRS में इस एक चुनाव की जीत ने जोश जरूर भरा है। लेकिन उसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत और जितनी कोशिश की है कि क्योंकि उनके लिए ये आर या पार की लड़ाई कम से कम आम चुनाव जो होने वाले हैं विधानसभा के उससे पहले के लिए, इसीलिए लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से जो कोशिश हुई। जी सुरेखा, क्या आप बता सकती हैं कि TRS बीजेपी और कांग्रेस को जितने लगाएगा उसके? जी सुरेखा, क्या आप बता सकती हैं दर्शकों को TRS बीजेपी और कांग्रेस को क्रमशः कितनी सीटें अभी, माफ कीजिए, कितने वोट्स अभी तक मिले हैं इस बाय इलेक्शन में जो सीट TRS जीत गई है? जी देखिए, अभी तक के जो कुछ देर पहले तक जो आए थे उसमें से जो है करीब 7,000 के ऊपर का जो है वो बहुमत इस वक्त में लीड पर जो है TRS चल रही है, जबकि बीजेपी के पास जो है दूसरे नंबर पर पायदान पर चल रही है। और इसका अगर मैं अभी आपको ये बता दूं कि किस तरीके से लीड में है, तो ये 13वें राउंड का अगर मैं आपको फिगर दे दूं, TRS के पास जो है 6,690 के आसपास वोट है, जबकि बीजेपी को जो है 5,406 वोटें जो है ये जो 13वें राउंड है उसमें मिली है। और तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि 1250 के आसपास की लीड इस 13वें राउंड में मिली है। लेकिन खासकर जो उम्मीद जता रही थी खासकर बीजेपी कि चुंडोर से उनको मिलेगा और नामपल्ली से जो है वो वोट
ज़्यादा मिलेंगे, उसमें थोड़ी सी निराशा जो है बीजेपी को हुई है। लेकिन बहरहाल बीजेपी और खासकर उनके जो कैंडिडेट है राजगोपाल, उनका ये कहना है कि भले ही ये जीत टीआरएस मानकर चल रही है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि पिछले चुनाव में बीजेपी को मुनुगोडु से 12,000 के आसपास ही वोट मिले थे, जो इस बार 70,000 के ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कह रहे हैं कि 1200 सीट का 1200 वोट्स का मार्जिन है, और ये मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होता है। 7,000 पर अगर टीआरएस है तो 6,000 के आसपास बीजेपी है, दूसरे नंबर पर है, और कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।